पौधों की दुनिया बाहर से जितनी शांत दिखती है ना, अंदर से उतनी इंजीनियरिंग के चमत्कारों से भरी है। बिल्कुल। आज हम इसी अंदरूनी दुनिया में झांकने वाले हैं और हमारा गाइड है एक हैंडबुक जो शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनी है, लेकिन इसकी भाषा इतनी साफ है कि कोई भी इसे समझ सकता है। हाँ, ये पौधों की मशीनरी को बिल्कुल खोल कर रख देती है। तो आज का मिशन यही है कि इस जटिल विषय को परत दर परत खोलें, ताकि अगली बार किसी पौधे को देखें तो सिर्फ फूल पत्तियां नहीं, बल्कि उसके अंदर का पूरा आर्किटेक्चर नजर आए। सही कहा। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही ऊतक या कहिए टिश्यूज पौधों की हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। उनका बढ़ना, खड़ा रहना और सबसे जरूरी, पानी और खाना पहुंचाना। बिल्कुल। तो इसे आसानी से समझने के लिए हम अपनी बातचीत को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हैंडबुक में है। ठीक है। पहले हम बात करेंगे उन ऊतकों की जो पौधे के कंस्ट्रक्शन जोन जैसे हैं, जहां लगातार नई कोशिकाएं बनती हैं। और फिर हम उन ऊतकों पर आएंगे जो अपना काम चुन चुके हैं, मतलब जो पौधे की मजबूत इमारत का हिस्सा बन गए हैं। चलिए फिर इस कंस्ट्रक्शन जोन से ही शुरू करते हैं। पहला नाम है मेरिस्टेमेटिक ऊतक। हाँ, मेरिस्टेमेटिक। हैंडबुक में एक बड़ी अच्छी ट्रिक दी है कि ग्रीक में मेरी का मतलब होता है विभाजन। तो ये पौधे का ग्रोथ इंजन हो गया। हाँ, लेकिन मुझे एक बात पढ़कर बड़ी हैरानी हुई। इनकी कुछ खासियतें हैं, जैसे कोशिकाएं छोटी हैं, न्यूक्लियस बड़ा है और सबसे दिलचस्प, उनमें बड़ा वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल तो कोशिका का स्टोरेज टैंक होता है ना, उसका ना होना ये थोड़ा अजीब है। क्यों? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। देखिए, वैक्यूल का मुख्य काम है पानी और भोजन स्टोर करना और कोशिका को आकार देना। हाँ, लेकिन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तेजी से विभाजित होना। बिल्कुल। उन्हें कुछ स्टोर नहीं करना है, उन्हें तो बस अपनी संख्या बढ़ानी है। एक बड़ा सा स्टोरेज टैंक तो इस काम में सिर्फ जगह घेरेगा और विभाजन को धीमा कर देगा। सही पकड़ा। तो प्रकृति ने यहाँ एफिशिएंसी को चुना है, जो जरूरी नहीं उसे हटा दो। इसीलिए इनकी दीवारें भी पतली होती हैं और ये बहुत कसकर पैक होती हैं। वाह, मतलब मिनिमलिज्म का बेहतरीन उदाहरण। अच्छा, तो किताब में बताया है कि लोकेशन के आधार पर ये 3 तरह के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल यानी एपेक्स या शिखर से। हाँ, नाम से ही लग रहा है। ये जड़ों और तनों की सबसे ऊपरी नोक पर पाया जाता है। इसका काम है पौधे की लंबाई बढ़ाना, जिसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। एकदम सही। जब भी हम किसी नए अंकुर को जमीन से निकलते देखते हैं या किसी टहनी को ऊपर बढ़ते हुए देखते हैं, तो हम असल में एपिकल मेरिस्टम का काम ही देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये पौधे का वो स्काईस्क्रेपर क्रू है जो इमारत को ऊंचा बनाता जाता है। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल ठीक है, तो एक क्रू पौधे को लंबा कर रहा है, लेकिन पौधे सिर्फ लंबे तो नहीं होते, वो मोटे भी तो होते हैं। उसके लिए कोई दूसरा क्रू है? बिल्कुल है। यहीं पर दूसरा प्रकार लैटरल मेरिस्टम काम आता है। लैटरल मतलब साइड में। हाँ, ये तने और जड़ में एक पतली परत की तरह मौजूद होता है और पौधे की मोटाई या कहिए घेरा बढ़ाता है। अच्छा, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हुई। जी, यह पौधे का वो फाउंडेशन क्रू है जो इमारत को चौड़ा और मजबूत बनाता है ताकि वो अपना वजन संभाल सके। और पेड़ों में जो छल्ले या ट्री रिंग्स होते हैं, क्या उनका इससे कोई लेना देना है? अरे सीधा लेना देना है। लैटरल मेरिस्टम में खास परत होती है, वैस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम? हाँ, यही कैम्बियम वो फैक्ट्री है जो हर साल अंदर की तरफ नया जाइलम यानी लकड़ी और बाहर की तरफ नया फ्लोएम बनाती है। और मौसम के हिसाब से ये ग्रोथ कम ज्यादा होती होगी। बिल्कुल। और यही उतार चढ़ाव हमें पेड़ के तने में छल्लों के रूप में दिखता है। हर छल्ला 1 साल की बढ़ोतरी का रिकॉर्ड है। कमाल है। तो लंबाई और मोटाई के लिए अलग अलग ऊतक हैं, ये तो समझ आता है। लेकिन किताब में एक तीसरा प्रकार भी है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये कहाँ फिट होता है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यही एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब प्रकृति के स्मार्ट डिजाइन में है। इंटरकैलरी मेरिस्टम पत्तियों के बेस पर या टहनियों के पोरों के बीच में होता है। ठीक है। अब आप घास के मैदान के बारे में सोचिए। जानवर लगातार घास चढ़ते रहते हैं। हाँ। अगर घास की ग्रोथ सिर्फ ऊपरी सिरे यानी एपिकल मेरिस्टम से होती तो एक बार चरने के बाद तो घास दोबारा कभी नहीं बढ़ पाती। अच्छा, तो जानवर तो ऊपर का हिस्सा खा गए, मतलब स्काईस्क्रेपर क्रू ही खत्म। हाँ, मैं हमेशा सोचता था कि घास को कितना भी काटो वो वापस आ जाती है। तो क्या इसकी वजह यही इंटरकैलरी ऊतक है? बिल्कुल। ये पौधे का बैकअप ग्रोथ इंजन है।
जानवर एपिकल मेरिस्टेम को हटा देते हैं, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टेम पत्तियों के बेस में सुरक्षित रहता है और उसे वहीं से दोबारा उगा देता है। हाँ, और बहुत तेजी से। ये दिखाता है कि एवोल्यूशन कितना स्मार्ट है। जिन पौधों को चरने का खतरा था, जैसे घास या बांस, उन्होंने अपना ग्रोथ इंजन ऊपर रखने के बजाय बीच में छिपा लिया। वाह, ये तो जिंदा बचे रहने का एक कमाल का जुगाड़ है। एक तरह का प्राकृतिक बीमा है। तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक तो पौधे के वो बच्चे हैं जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन जब ये कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, जब इनका बढ़ना रुक जाता है, तो क्या होता है? उन्हें कोई खास जिम्मेदारी मिलती है? यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ये कोशिकाएं रिटायर नहीं होती, बल्कि कह सकते हैं कि ग्रेजुएट हो जाती हैं। ग्रेजुएट? हाँ, वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं, लेकिन एक स्थायी आकार और एक खास काम अपना लेती हैं। इन्हें हम कहते हैं स्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यूज। तो चलिए इन ग्रेजुएट कोशिकाओं से मिलते हैं। किताब इन्हें 3 श्रेणियों में बांटती है: सरल, जटिल और विशेष। हम सरल ऊतकों से शुरू करते हैं। सरल इसलिए क्योंकि ये एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहला और सबसे आम है पैरेन्काइमा। इसे पौधे का फिलर टिश्यू या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह सकते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्यों? क्या ये कई काम करता है? हैंडबुक में लिखा है कि इसका मुख्य काम भोजन का भंडारण करना है। जैसे आलू जिसे हम खाते हैं, वो असल में स्टार्च से भरा हुआ पैरेन्काइमा ही है। भंडारण तो इसका एक मुख्य काम है ही, लेकिन ये और भी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि जब पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल भर जाता है तो उन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और वे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाती हैं। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ जलीय पौधों में, जैसे कमल, इन्हीं ऊतकों के बीच हवा की बड़ी बड़ी थैलियां बन जाती हैं। हवा की थैलियां? हाँ, तब इन्हें एरेन्काइमा कहते हैं, और ये पौधे को तैरने में मदद करती हैं, एक प्राकृतिक लाइफ जैकेट की तरह। अरे वाह, मतलब एक ही ऊतक जरूरत के हिसाब से 3 अलग-अलग काम कर रहा है। बिल्कुल, ये तो सचमुच मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा, अब दूसरे सरल ऊतक पर आते हैं, कोलेनकाइमा। इसका काम है पौधे को लचीलापन और मजबूती देना। ये कैसे? कोलेनकाइमा पौधे का फ्लेक्सिबल स्केलेटन है। ये भी जीवित कोशिकाओं से बना है, पर इसकी दीवारों के कोने मोटे होते हैं। कोनों पर मोटाई? हाँ, ये मोटाई इसे मजबूती देती है, लेकिन ये लिग्निन जैसी कठोर चीज से नहीं बनी होती, इसलिए इसमें लचीलापन रहता है। तो इसी की वजह से तेज हवा में पौधे की डालियां टूटती नहीं, बस झुक जाती हैं। बिल्कुल, नई टहनियों और पत्तियों की डंठल में यही होता है। और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। किताब के मुताबिक ये बाकी दोनों से एकदम अलग है, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं से बना है। मृत कोशिकाएं पौधे को कैसे मदद कर सकती हैं? ये पौधे का आर्मर्ड गार्ड है। इसका एक ही काम है, पौधे को कठोरता और मजबूती देना। इसकी कोशिका की दीवारें लिग्निन नाम के केमिकल की वजह से पत्थर जैसी मजबूत हो जाती हैं। लिग्निन? हाँ, और इसी वजह से कोशिका के अंदर का जीवित पदार्थ मर जाता है, लेकिन ये मृत ढांचा पौधे को जबरदस्त सहारा देता है। इसके 2 रूप हैं। एक है फाइबर। फाइबर जैसे नारियल के छिलके में जो जटा होती है, बिल्कुल, जिससे रस्सियां बनती हैं, या जूट और सन जिनसे बोरे और कपड़े बनते हैं, वो सब स्क्लेरेन्काइमा फाइबर ही हैं। अरे वाह, तो हम रोजमर्रा में इतना सारा स्क्लेरेन्काइमा इस्तेमाल करते हैं। और इसका दूसरा रूप है स्क्लेरिड। हाँ, हैंडबुक में इसके बारे में एक बड़ी मजेदार बात लिखी है, जिसे पढ़कर मुझे अपना एक पुराना शक याद आ गया। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रही हैं। नाशपाती की। हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि नाशपाती खाते समय जो किरकिरापन या दानेदार सा लगता है वो शायद मिट्टी के कण हैं। नहीं, वो कोई मिट्टी नहीं, बल्कि पौधे की अपनी पत्थर कोशिकाएं हैं। पत्थर कोशिकाएं? सच में? हाँ। यानी स्क्लेरिड, इन्हें स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ये फलों के गूदे में या बीजों के कठोर छिलकों में पाई जाती हैं। ये तो सच में कमाल है। अच्छा, सरल ऊतकों से आगे बढ़कर जटिल स्थायी ऊतक पर आते हैं। जटिल मतलब एक ज्यादा तरह की कोशिकाएं। बिल्कुल, इन्हें पौधे की पाइपलाइन या प्लम्बिंग सुपर हाईवे कह सकते हैं। प्लम्बिंग सुपर हाईवे? हाँ, इनका काम है जरूरी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। इसमें 2 मुख्य ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। हैंडबुक में इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है जो मुझे बहुत पसंद आई। जाइलम जल के लिए और फ्लोएम फूड यानी भोजन के लिए। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो जाइलम का काम है जड़ों से पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाना, मतलब 1 वे ट्रैफिक, हमेशा नीचे से ऊपर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये भी ज्यादातर मृत कोशिकाओं से बना होता है। ऐसा क्यों? सोचिए, आपको पानी के लिए एक पाइपलाइन बनानी है।
सबसे अच्छी पाइपलाइन कैसी होगी? खोखली और मजबूत। बिल्कुल, जिसमें कोई रुकावट न हो। जाइलम की मृत कोशिकाएं जैसे ट्रैकेड्स और वेसल्स ठीक यही काम करती हैं। वे जुड़कर एक लंबी खोखली नली बनाती हैं, ताकि पानी बिना रुकावट के ऊपर चढ़ सके। हाँ, अगर ये कोशिकाएं जीवित होती तो उनका अपना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पानी के रास्ते में बाधा डालता, और पेड़ की जो लकड़ी होती है वो असल में पुराना मृत जाइलम ही है। बिल्कुल। बहुत खूब। तो मृत होना यहाँ एक कमी नहीं, जरूरत है। अब बात करते हैं फ्लोएम की, जो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। और ये रास्ता टू वे है, ऊपर भी नीचे भी। और जाइलम के उलट ये जीवित कोशिकाओं से बना है। हाँ, क्योंकि भोजन का ट्रांसपोर्ट एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा लगती है। भोजन को पौधे की जरूरत के हिसाब से सही जगह पर पहुंचाना पड़ता है। अच्छा। फ्लोएम की मुख्य कोशिकाएं, जिन्हें सीव ट्यूब कहते हैं, जीवित तो होती हैं, पर उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? ताकि भोजन के लिए ज्यादा जगह हो। सही पकड़ा। तो उन्हें कंट्रोल कौन करता है? उनकी मदद के लिए साथ में एक और कोशिका होती है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल? हाँ, जिसके पास अपना न्यूक्लियस होता है। ये एक तरह से ट्रक और इसके ड्राइवर की जोड़ी है। ये तो एक अद्भुत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। अच्छा, किताब में एक तीसरी श्रेणी का भी जिक्र है, विशेष ऊतक। स्पेशल टिश्यूज। ये विशेष ऊतक वाला हिस्सा तो बड़ा रहस्यमयी लगता है, जैसे पौधे में जासूसी करने वाले गैजेट्स लगे हों। आप इसे पौधी का स्पेशल ऑप्स विभाग कह सकती हैं। ये ऊतक खास तरह के केमिकल बनाने का काम करते हैं, जैसे ग्रंथियों वाले ऊतक फूलों में मीठा रस बनाते हैं ताकि मधुमक्खियां और तितलियां आए। बिल्कुल। या फिर कुछ मांसाहारी पौधे जैसे घटपर्णी इन्हीं ऊतकों से पाचक रस निकालते हैं, जो कीड़ों को पचा लेता है। और स्रावी ऊतक, रबर के पेड़ से निकलने वाला लेटेक्स, क्या वो इसी का उदाहरण है? बिल्कुल। कई पौधों में चोट लगने पर लेटेक्स या गोंद निकालने वाले ऊतक होते हैं। ये पौधे का सेल्फ डिफेंस और फर्स्ट एड सिस्टम एक साथ है। अच्छा। वो चिपचिपा पदार्थ घाव को सील कर देता है और उसका कड़वा स्वाद जानवरों को उसे खाने से रोकता है। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें तो ये साफ है कि पौधा सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि एक पूरा संगठित सिस्टम है। हमारे पास स्काईस्क्रेपर क्रू है, फाउंडेशन क्रू है, एक बैकअप इंजन भी है, फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, फ्लेक्सिबल स्केलेटन, आर्मर्ड गार्ड, और इन सबको जोड़ने के लिए एक प्लम्बिंग सुपर हाईवे भी है। हाँ, आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षिप्त में बताया है। सार यही है कि पौधे के हर ऊतक की संरचना उसके काम के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, विकास करने वाली कोशिकाओं से लेकर सहारा देने वाली मृत कोशिकाओं तक, और जीवित रहने के लिए एक जटिल परिवहन और रक्षा प्रणाली तक। ये प्राकृतिक इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। हाँ, नाशपाती का किरकिरापन या घास का तेजी से उगना, ये सब रोजमर्रा के सबूत हैं। हाँ, कि ये सूक्ष्म संरचनाएं हमारे आसपास की दुनिया को कैसे आकार देती हैं। तो हमने पौधों के ऊतकों की इस जटिल दुनिया की यात्रा की, और ये सब एक संक्षिप्त हैंडबुक के आधार पर किया। हमने देखा कि कैसे पौधे में हर कोशिका का एक खास उद्देश्य है, चाहे वो विकास हो, सहारा देना हो या पोषण प्रदान करना हो। ये हमें याद दिलाता है कि एक साधारण से दिखने वाले पौधे के अंदर भी कितनी जटिल और अद्भुत प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। और ये एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है। कैसा सवाल? हमने बार बार देखा कि स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम जैसी मृत कोशिकाएं पौधे को सबसे जरूरी मजबूती और सहारा देती हैं। हाँ, ये तो है। जाइलम के मृत पाइप ही जीवन देने वाले जल का परिवहन करते हैं और पेड़ को उसकी संरचनात्मक शक्ति देते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जैविक प्रणालियों में कितनी बार कोई ऐसी चीज जो अब जीवित या सक्रिय नहीं है, पूरे सिस्टम की संरचना और अस्तित्व के लिए न केवल जरूरी बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये प्रकृति का एक आकर्षक पैटर्न है, जहां जीवन अपने ही निर्जीव अवशेषों पर खड़ा होकर और मजबूत बनता है।